अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। काउ पॉलिटिक्स या परमानेंट सॉल्यूशन, गाय को नेशनल एनिमल बनाने का नया डिमांड। इंडिया में काउ के नाम पर मॉब लिंचिंग, हेट पॉलिटिक्स और बेगुनाह लोगों की किलिंग्स के बीच एक बार फिर काउ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने का डिमांड तेज हो गया। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर काऊ को यानी कि गाय को ऑफिशियली नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया जाए और पूरे देश में एक जैसा लॉ लागू हो तो काऊ के नाम पर होने वाली सियासत और हिंसा को रोका जा सकता है। काऊ के नाम पर नफरत की पॉलिटिक्स। मौलाना मदनी ने कहा कि देश की मेजॉरिटी काऊ को सैक्रेड मानती है, हत्या के मां का दर्जा देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने से पीछे क्यों है। उनका कहना था कि एक रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स और मॉब वायलेंस किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं की जा सकती। डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट लॉस। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि इंडिया की कई स्टेट्स में बीफ ओपनली बिकता है और कंज्यूम किया जाता है, लेकिन वहाँ ना प्रोटेस्ट होते हैं और ना मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, जबकि कुछ एरियाज खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाकों में काऊ के नाम पर वायलेंस और किलिंग्स देखने को मिलती हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि ये सिर्फ रिलीजियस इश्यू नहीं बल्कि डबल स्टैंडर्ड्स और पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। यूनिफॉर्म लॉ की डिमांड। मौलाना मदनी ने कहा है कि अगर देश एक है तो लॉज भी एक जैसे होने चाहिए। उन्होंने डिमांड की कि काऊ प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक क्लियर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पूरे मुल्क में इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलिटिक्स बंद, इंसानियत जिंदा। सोशल और रिलीजियस सर्कल्स का मानना है कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने से हेट पॉलिटिक्स और कम्युनल टेंशन को कम किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इस डिमांड पर क्या स्टेंस लेती है। शेयर बाजार में जबरदस्त जंप। यूएस ईरान पीस होप से मार्केट ग्रीन जोन में। अमेरिका और ईरान के दरमियान पॉसिबल पीस टॉक्स की उम्मीद ने ईरान शेयर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रिगर करती है। सेंसेक्स 400 प्लस पॉइंट्स ऊपर। बीएसई का सेंसेक्स 414 पॉइंट्स की तेजी के साथ 75,732 लेवल पर ओपन हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स 376 पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर 75,695 के आसपास ट्रेड कर रहा। निफ्टी भी फुल स्पीड में। एनएसई का निफ्टी 50 भी ज़बरदस्त रैली के साथ 23,830 पॉइंट्स पर ओपन हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 144 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 23,803 लेवल पर रहा। यूएस स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स एक्साइटेड। अमेरिकन स्टेटमेंट्स के बाद इन्वेस्टर्स में ये उम्मीद बनी है कि ईरान के साथ इस पीस निगोशिएशंस दोबारा शुरू हो सकती हैं। इसी ऑप्टिमिज्म्स की वजह से मार्केट में ऑलराउंड बाइंग देखने को मिली। मेटल, ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स शाइन। मेटल, ऑटो, बैंकिंग, मीडिया और रियलिटी सेक्टर्स में हैवी बाइंग देखने को मिल रही। रुपी स्ट्रॉन्ग, मार्केट को सपोर्ट। इंडियन रुपी भी डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है। रुपया 52 पैसा स्ट्रॉन्ग होकर 96 रुपीज़ 34 पैसा पर डॉलर तक पहुंच गया, जिसने मार्केट सेंटिमेंट को और बूस्ट किया है। इंडिगो और बीईएल टॉप गेनर्स। सेंसेक्स कंपनी में इंडिगो का शेयर 3% तक जंप कर गया है, जबकि बीईएल में 2.5% की तेज़ी देखी गई। एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, एल&टी और एक्सिस बैंक के शेयर्स भी स्ट्रॉन्ग गेन्स में ट्रेड कर रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टाइटन और टीसीएस के शेयर्स में हल्का प्रेशर देखने को मिला। वेस्ट बंगाल में बकरीद से पहले एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने एक हिंदू शख्स से गाय खरीदने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बायर्स ने कहा कि इस साल गवर्नमेंट ऑर्डर्स और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से वो कैटल स्लैटर नहीं करेंगे।
इस इंसिडेंट के बाद सोशल और पॉलिटिकल सर्कल्स में नई डिबेट शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे कम्युनल हार्मनी की मिसाल बता रहे, जबकि कुछ इस पर सियासत भी कर रहे। बकरा ईद के करीब आते ही कैटल ट्रेड और स्लैटर रूल्स पर डिस्कशंस और पॉलिटिकल रिएक्शंस तेज हो गए हैं। চলে গেলে তুমি আজকে মালগুলো বেচে দিয়ে চলে গেলে আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনলো কিনে রাস্তায় খারাপ করে কাটলো তোমরা নিয়ে চলে যাও তোমরা কেন তোমাদের তো মাথা দো তোমরা কেন বিক্রি করতে তোমাদের মাথা হারানো তোমাদের মালকে আমরা কিনে ফাঁসবো মাথা বেশি দিবে তোমরা চলে যাও ভালো কথাই বলছি আজ এমন মন্দ নাই তোমরা চলে যাও কেউ একটা ভালো কথা বলো এনাদের কেউ একটা কোনো কথা বলবে না উপরে বলতে পারো আমরাও করে খাই এখন কথা হচ্ছে ওনাদের মাথা ওনারা বেচে দিচ্ছে আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনছে কিনে ফেসে যাচ্ছে ওনারা টাকা টেনে বাড়ি চলে যাচ্ছে আর কিন্তু ওনার সমস্যা নেই সুতরাং কেউ একটা এদের কোনো কথা বলবে না এনারাও করে খায় কিন্তু তোমরা মানে কাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাও সরকার যতক্ষণ না নির্দেশ দিচ্ছে কি হবে কেউ কোনো আমরা তখন লড়বে কি আজকে ভারতবর্ষে এই গরু এক্সপোর্টের দ্বিতীয় নম্বরে আর আমরা আজকে করছি অপরাধ আমরা করে ফেলেছি झारखंड में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 27 माओइस्ट ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर झारखंड डीजीपी तडाशा मिश्रा की मौजूदगी में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरेंडर्ड माओइस्ट ने वायलेंस का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस आने का फैसला किया। ऑफिशियल्स इस डेवलपमेंट को एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक मेजर ब्रेक थ्रू मान रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सरेंडर्ड केडर्स को गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज के तहत सपोर्ट दिया जाएगा। झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहां हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोगों को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, झारखंड जगुआर और अन्य सूचना तंत्र में जड़ित पदाधिकारी सभी को अंतर से धन्यवाद दे रहे हैं और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। कर्नाटका में सियासी तनाव के बीच बीजेपी एमएलए अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद की। अश्वत्थ नारायण ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटका गवर्नमेंट केपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करने में कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस गवर्नमेंट को कर्नाटका की तारीख की वर्स्ट पॉसिबल गवर्नमेंट करार दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि एग्जाम्स में डिलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस बयान के बाद
कर्नाटका में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग और तेज होती नजर आ रही। See, the state government, the Congress party in the state, it is in the power for the past 3 years. Whenever the KPSC exams are conducted, there is error in question paper itself. For a Kannada preliminary test itself, they conducted 3 times. And preliminary exam for KPSC, it was again paperless, copying, many complaints, many issues. Now recently, the Agriculture University conducted practical exam. You could see how things have gone wrong in Chitradurga center, practical center. Now the government is conducting re-exam, but they are not conducting any inquiry. In KPSC, no inquiry. In GKVK, copying or the misuse or the favoritism, no inquiry. In Gulbarga, also when they had conducted the exam, there was copying with regard to PSI, with regard to everything. In this Congress government, they have got no ethics, no morals to speak anything. They have got no rights to take up any issue because they are the worst government in the scene in the history. The Congress government in the state is the worst possible government we can see in the history of Karnataka or in the entire country. And with regard to the price rise, everything has increased. Everything has increased. All the prices has increased here. All the prices has increased. And this government has been always a price rise, inefficient, bankruptcy. And now the international barrel prices of the diesel, petrol has increased. We are concerned. It is कांग्रेस एमपी मनिकम टैगोर ने बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि विजय लेट गवर्नमेंट को सपोर्ट से कांग्रेस तमिलनाडु और पुडुचेरी में 40 पार्लियामेंट्री सीट्स जीत सकती है। मनिकम टैगोर का कहना है कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की पॉपुलैरिटी और सपोर्ट ऑपोजिशन अलायंस को स्ट्रांग बूस्ट दे सकती है। कांग्रेस लीडर्स का मानना है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट ऑपोजिशन के फेवर में जा सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद तमिलनाडु की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है और पॉलिटिकल सर्कल्स में विजय के फ्यूचर रोल पर डिस्कशंस तेज हो गए। In government, state after state, we share power, but Tamil Nadu was the only state where we work for others' victories, but we sit outside and the elections are over. Would it help the party to expand your footprint in Tamil Nadu now? Yes, surely it will help because the power will always help us to expand our regain our lost grounds, and we are very hopeful that Congress party and our ministers and the party cadres will work towards getting back the people's trust back in Tamil Nadu. Lack of political experience, they say. Will you gain this momentum at the parliament? Surely this will be this coalition which after the poll Mr. Vijay is trying to build up with the left parties, Congress party and the other parties. We feel that this momentum will be a strong momentum which will have as Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate, we will be able to secure 40 out of 40 in Tamil Nadu and Puducherry. So there are concerns around the stability of the TVK government, stable government for 5 years. So there are concerns around stability. It's already a stable government. Let us not buy into the argument of those people who had been defeated. Those people who had been rejected by people will keep on saying to you, think that there is no stability. 119 MLAs are in one side and they got 144 MLAs in the floor. Therefore, what stability means then? When only 22 people has voted against it. Numerically, the government is strong and it has passed. It has the enough support in the floor of the house, and he is ready to share power with the parties who are joining with him. Therefore, it's a majority government and it will work for the people of all Tamilians, and we feel we should not be carried away for the narrative building exercise of those people who are. Are you any part of the government, sir? Let us wait for it. Let us all think about political. मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के पीथमपुर एरिया में एक स्क्रैप यार्ड में अचानक भयंकर आग लग गई। इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिलते ही फायर टेंडर्स फौरन स्पॉट पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। आग के शोले दूर दूर तक नजर आए, जिससे आसपास के इलाके में लोगों में पैनिक और अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर लगने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई, जबकि ऑफिशियल्स सिचुएशन को कंट्रोल करने में बिजी हैं।
राजस्थान के जोधपुर शहर में सख्त गर्मी और कैनाल क्लोजर की वजह से पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शहर में पानी की सप्लाई सिर्फ हर 72 घंटे के बाद एक मरतबा दी जा रही है, जिससे रेसिडेंट्स को सेवर शॉर्टेज का सामना है। एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस ने पहले से चल रहे वाटर शॉर्टेज को और ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया है। लोकल्स का कहना है कि पानी की कमी की वजह से डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है और लोग टैंकर वाटर पर डिपेंड करने पर मजबूर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं और इमरजेंसी वाटर सप्लाई अरेंजमेंट्स की कोशिश की जा रही। वर्तमान में हम 72 घंटे के अंतराल से सप्लाई कर रहे हैं और करीब 30-32 हमारे टैंकर्स निरंतर चल रहे हैं और 100 करीब ट्रिप्स हो रही हैं। पानी के सारे नलकूप और सिंगल फेज पंप्स और इन सबको नियमित निरीक्षण करके चालू रखा जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ने फॉर्मर क्यूबन लीडर राउल कैस्ट्रो के खिलाफ 1996 के एयरक्राफ्ट शूट डाउन केस में चार्जेस अनाउंस कर दिए हैं। ये केस 1996 में हुए उस वाक़े से लिंक्ड है जहां क्यूबन एयर स्पेस के पास एयरक्राफ्ट शूट डाउन इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। अब यूएस अथॉरिटीज़ ने इस केस को दोबारा लीगल एक्शन के अंडर लाकर इन्वेस्टिगेशन और चार्जेस फॉरवर्ड किए हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद यूएस और क्यूबा रिलेशंस पर एक दफ़ा फिर पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्टेप से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में नया टेंशन और लीगल डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। Today, we are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder. The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026, and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of 4 murdered Americans have waited for justice. On February, this is a story all too familiar. On February 24th, 1996, 2 civilian aircraft operated by Brothers to the Rescue were shot down over international waters by military aircraft from Cuba. 4 men were killed: Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Peña, and Pablo Morales. They were unarmed civilians and were flying humanitarian missions for the rescue and protection of people fleeing oppression across the Florida Straits. As alleged in the indictment, Raul Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans. Those are the allegations returned by a federal grand jury. My message today is clear. The United States and President Trump does not and will not forget its citizens. I want to say that we also do not forget the families, the loved ones, and the friends who have carried grief and heartache for 30 years. For the first time in nearly 70 years, senior leadership of the Cuban regime has been charged in this country, in the United States of America, for acts of violence.
हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में सख्त गर्मी के चलते बिजली के ट्रांसफार्मर्स ओवरहीट होने से बचाने के लिए कूलर्स इंस्टॉल किए जा रहे। लगातार हीट वेव कंडीशंस की वजह से इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी लोड आ गया है, जिससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ गया है। ऑफिशियल्स ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर ट्रांसफार्मर्स के आसपास कूलिंग अरेंजमेंट्स लगाने का फैसला किया है ताकि ब्रेकडाउन और पावर कट से बचा जा सके। इस स्टेप का मकसद एरिया में बिजली की सप्लाई को स्टेबल रखना और हीट रिलेटेड टेक्निकल फॉल्ट्स को कम करना है। ये गर्मियों का जो सीज़न है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको भी पता है कि घरों के अंदर एसी कूलर सारे फेल हुए पड़े हैं गर्मी के आगे। तो ये जो हमारा जो 10 MV का ट्रांसफार्मर है, इसका भी टेम्परेचर जब 70 से ऊपर जाने लग जाता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि इसको ठंडा करने के लिए ना, तो फिर इसको बंद करना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है तो हम इसको या तो फिर कूलर लगाकर ठंडा करते हैं, और कूलर ठंडा नहीं होता है तो फिर हम गाँव की जो सप्लाई होती है उसको काटते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने के इंसिडेंट के बाद एक स्पेशल सेफ्टी ड्राइव शुरू कर दी है। रेलवे अथॉरिटीज़ ने ट्रेन्स की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के डिटेल चेकिंग को फास्ट और स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि फ्यूचर इंसिडेंट्स को रोका जा सके। ट्रेन मैनेजर्स, कोच अटेंडेंट्स, TTEs और ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे। ट्रेनिंग का मकसद स्टाफ की प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना और इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक रिस्पांस इंश्योर करना है। ऑफिशियल्स का कहना है कि पैसेंजर सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी बनाया गया है और हर लेवल पर मॉनिटरिंग को और टाइट किया जा रहा। रेल प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष ड्राइव्स चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा कहा गया है कि सभी कोच की वायरिंग्स को चेक करना है, फिटिंग्स को चेक करना है। इसके अतिरिक्त जो भी सर्किट्स हैं उनको भी बारीकी से देखना है। ट्रेन जो हमारा मैनेजर, ट्रेन स्टाफ जो होता है, ट्रेन रनिंग स्टाफ, जैसे कि ट्रेन मैनेजर्स, कोच अटेंडेंट्स, OBHS स्टाफ, TTs, इनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा, इन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। दिल्ली के गोविंदपुरी एरिया में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां मां और उसके 13 साल के बेटे को स्टैप करके मार दिया गया। मकतूलीन की पहचान शारदा साहू और उनके 7th क्लास के 13 साल के बेटे के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक घर के अलमीरा से कैश और ज्वेलरी गायब मिली है, जिससे यहाँ लगता है कि कत्ल के पीछे रॉबरी का मोटिव हो सकता है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज को भी चेक किया जा रहा। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और सैड शॉक का माहौल है, जबकि लोगों ने सिक्योरिटी को और टाइट करने की डिमांड की है। मेरे भाभी का मर्डर कर दिया और भतीजे का मर्डर कर दिया, और घर में जितने सामान थे सब लोग लूट के ले गए। सोना वगैरह था और 8-10 लाख रुपए कैश था, वो कमेटी उठा के भाई ने रखी थी, वो सब ले गए जी। और करीब हमारे भाई का फोन आया 1 बजे कि हमारे पास कि घर पे ऐसे बात हो गई है, तो हम संग में से भगते हुए आए हैं। तो हमने देखा था भाभी और भाती हमारे दोनों खत्म मिले थे जी। क्या उम्र में बच्चों, क्या नाम है? लड़की की उम्र 13 साल है और भाभी की उम्र करीब 45-46 के करीब होगी। ये 12:30 बजे की बात है। 12:30 बजे मेरा भाई बाजार से आया, सब्जियां बेचता है। बाजार से आया, फिर उसने 12:30 बजे देखा। 12:30 बजे देखा तो पहले बाहर से कुंडी लगी थी, फिर उसने कुंडी खोली तो खोल के किचन है इनकी, किचन में दोनों को मर्डर कर दिया, गले काट दिए थे दोनों के, वहाँ पड़े थे। फिर वो मेरे को फोन किया उसने कि सबसे पहले मुझे बोला कि दीदी जल्दी आए, दोनों को मार दिया है। फिर मैं आई हूँ यहाँ पर। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए उस पर हीनोस एक्ट और एग्रेशन और सिविलियन टारगेटिंग के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। इंडिया के मुताबिक
UNAMA रिपोर्ट्स में 94 आउट ऑफ 95 सिविलियन कैजुअलिटी इंसिडेंट्स को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से लिंक किया गया है। स्टेटमेंट में रमज़ान के दौरान काबुल के ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एलिजिडली एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया गया, जिसे बारबारिक एक्ट करार दिया जा रहा। इंडिया ने 1971 के ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश वाक़यात का भी हवाला देते हुए एलिगेशंस लगाए कि उस दौरान मास वायलेंस और एट्रोसिटीज़ हुई थी। इंडिया ने कहा कि टेररिज्म को सपोर्ट, शेल्टर या स्पॉन्सर करने वाले स्टेट्स को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए। We congratulate China on assuming the UNSC presidency for this month, and also welcome convening this annual open debate on the protection of civilians in armed conflict. We thank the Secretary General for his report and the briefers for their insightful remarks this morning. India reaffirms its strong commitment to the UN Charter and stresses that protecting civilians at all times, including conflict situations, is a central element of maintenance of international peace and security. In 2025, recorded civilian deaths across 20 armed conflicts was more than 37,000. Although this is the first decline after 3 years of steady increase, the numbers are still high. Continued civilian casualties, displacement, destruction of critical infrastructure, and attacks on hospitals, schools, medical personnel, and humanitarian workers remain deeply concerning. India calls for zero tolerance to the loss of civilian lives. Parties to armed conflict must ensure safe and unhindered humanitarian access while respecting international humanitarian law. Even a decade after adoption of UNSC Resolution 2286, repeated attacks on civilian facilities and humanitarian workers reflect a serious erosion of respect for international humanitarian law. India reiterates that medical personnel and humanitarian workers must be protected at all times. Mr. President, as highlighted in the UNSG's report, the use of missiles, bombs, and other explosive weapons in cities and populated areas remain a major cause of civilian harm. The growing trend of use of drones to deploy explosive weapons in urban areas is especially concerning. The use of emerging technologies, including artificial intelligence and autonomous systems by parties to conflict, must be in conformity with international law and humanitarian principles. Safeguards must be in place to prevent misuse and unintended harm to civilians. Protection of civilians cannot be achieved through humanitarian responses alone. The targeted use of violence against civilians to achieve political objectives, including terrorism, must be addressed comprehensively. India remains deeply concerned about the persistent threat posed by cross-border terrorism, which continues to undermine regional peace, stability, and the fundamental principles of international security. India has been a victim of such form of terrorism for decades. States that sponsor, shelter, or support terrorism must be held accountable. India has consistently emphasized that terrorism in all its forms and manifestations remains one of the gravest threats to civilians worldwide. No cause or grievance can justify deliberate attacks against civilians. Mr. President, it is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. The UNAMA documentation attributed 94 of 95 incidents of civilian casualties to Pakistani security forces. The world has not forgotten that it was during the holy month of Ramadan in March this year, at a time of peace, reflection, and mercy, that Pakistan conducted a barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul. Again, according to UNAMA, this cowardly and unconscionable act of violence claimed the lives of 269 civilians and injured a further 122 in a facility which can by no means be justified as a military target. दिल्ली के वीर भूमि में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की 35वीं डेथ एनिवर्सरी पर सोलमन ट्रिब्यूट सेरेमनी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीर भूमि पर पहुंचकर फ्लोरल ट्रिब्यूट किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस ट्रिब्यूट इवेंट में शरीक हुए और राजीव गांधी को याद किया गया। पूरे इवेंट में सोलमन एटमॉस्फेयर रहा, जहां पार्टी लीडर्स ने फॉर्मर पीएम की सर्विसेज को याद करते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू ईरान के इशू पर वही करेगा जो मैं चाहूँगा और उनको एक ग्रेट गाई करार दिया। इस यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को इसराइल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो उनके मुताबिक अनफेयर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लीडर्स ईरान न्यूक्लियर इशू और रीजनल टेंशन्स पर क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी टेंशन्स हाई चल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्टेटमेंट से यूएस इसराइल डिप्लोमेसी और ईरान पॉलिसी पर ग्लोबल लेवल पर नए डिबेट्स और रिएक्शंस ट्रिगर हो सकते हैं। He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. So that's good. But no, he's a wartime prime minister. And I just don't think they treat him well. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने उनके विजन को सैल्यूट किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के फील्ड्स में मॉडर्न इंडिया का विजन दिया था। उनका कहना था कि राजीव गांधी ने वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ डेवलपमेंट को अपनी पॉलिसी का कोर पार्ट बनाया था। ट्रिब्यूट के दौरान कांग्रेस लीडर्स ने उनकी लीडरशिप और रिफॉर्म्स को याद करते हुए उनकी लेगेसी को इंडिया के डेवलपमेंट और जर्नी का इम्पोर्टेंट हिस्सा करार दिया। राजीव गांधी जी उस जमाने में पहली बार 21st सेंचुरी की बात करी थी। 21वीं सदी आने वाली है, तब तक पूरे मुल्क के नागरिकों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, जिससे कि नई शताब्दी में प्रवेश करें तो हिंदुस्तान भी दुनिया के दूसरे मुल्कों के श्रेणी में आ सके। ये उनका सपना था। विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सोशल मीडिया में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक सपना था उनके लिए। इसीलिए उन्होंने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया। पार्टी में विरोध के बावजूद भी दिया। एक सपना था कि युवा पीढ़ी ही आने वाले कल के भारत के निर्माता बनेगी। ये सपना आज भी हम सब संजोए उनके लिए। नई पीढ़ी को चाहिए कि उनके बारे में व्यक्तित्व क्या था, कर्तव्य क्या था। जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वॉलनट फार्मर्स को इस साल सेवर फाइनेंशियल लॉसेस का सामना है, जबकि एरेटिक वेदर ने प्रोडक्शन को बुरी तरह अफेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनसीजनल रेन और डिलेड लेकिन इंटेंस विंटर कंडीशन ने वॉलनट क्रॉप्स को हेविली डैमेज किया, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर गया है। लोकल किसानों का कहना है कि पूरा इलाका वॉलनट फार्मिंग पर डिपेंड करता है और इस बार क्रॉप फेलर ने उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को क्रिटिकल बना दिया है। फार्मर्स ने डिमांड की है कि गवर्नमेंट तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिलीफ पैकेज अनाउंस करे। कम बारिश होने से ये काम हुआ था, इसी के लिए गरीब गुरबात इसका पैसा बांटकर अपना खर्चा करते हैं, मगर ये 13 बहुत थोड़ा है, इसके नुकसान होता है। और इधर ना स्केप है ना कोई चीज है, ये गरीबों का इतने ही कारोबार है। इस साल शायद ठंड की वजह से बिल्कुल फसल कम हुआ है, बिल्कुल
लगता है इस साल और गरीबी बढ़ जाएगा। खासकर इस एरिया का ये अखरोट जो होता है, खाली यही काम करता हम लोग, और इसके अलावा कुछ नहीं। सेब का बागीचे भी है, लेकिन इस साल सेब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें दवाई पोशी बहुत सारा हो लगता है, लेकिन लगता है इस साल वो भी हमको जेब से भरना पड़ेगा। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में मोहाने रिवर पर बना हुआ ब्रिज अब लोकल रेसिडेंट्स और कम्यूटर्स के लिए टेंशन का सबब बन गया है, क्योंकि ब्रिज में शेकिंग और इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट की जा रही। डेली ट्रैवलर्स और विलेजर्स का कहना है कि ब्रिज क्रॉस करते वक्त उन्हें हर वक्त डेंजर फील होता है और सेफ्टी पर सीरियस कंसर्न है। मुकामी लोगों ने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में इरेगुलरिटीज़ का इल्ज़ाम लगाया और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्रिज की फाउंडेशन स्टोन 2012 में रखी गई थी, जबकि इसका कंस्ट्रक्शन 2023 में कंप्लीट हुआ। विलेजर्स ने डिमांड की है कि ब्रिज की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को दोबारा इंस्पेक्ट किया जाए और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि किसी भी बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सके। ये पुल तो दलदल करता है, कमजोरी से कमजोर बना है, मट्टी से झका हुआ था, सब छड़ बिल्कुल जना रहा, 7-8 पाया के ऐसी छड़ जना रहा है। पुल जो है इसे दलदल करता है, या बड़ा गाड़ी हो या छोटा गाड़ी हो, ऑटो हो या ट्रैक्टर हो, एकदम दलदल आता है सर, कमजोर हो गया है। पुल का स्थिति तो जर्जर हो गया, नीचे से पूरा खदड़ दिया है। पुल की स्थिति बता रहे हैं, सब वजह मिलावटी है सारा सामान। इसका दोस्त किसको देते हैं? दोस्त ठेकेदार को ना दिएगा। कहीं ना कहीं तो अनियमितता बरती गई है, जिसका वजह है जो कि मतलब अभी ये देखने को मिल रहा है। क्या डर भय लगा हुआ था? हाँ, ये तो लगता है कि जिस तरीका से मतलब उसका पिलर ए हो गया है, तो मतलब डर का संभावना तो बना ही है, कभी भी कुछ भी कभी भी दुर्घटना। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।